नमस्कार। मैं हूं सुभाष चौधरी और आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड का विशेष अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम विदेश में भारत। इस कार्यक्रम में हम आपको दुनिया के अलग अलग देशों में भारत की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता, वैश्विक साझेदारियां, व्यापार, रक्षा, विज्ञान, संस्कृति और प्रवासी भारतीयों से जुड़ी उन महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराते हैं जो वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और उसके असर को दर्शाती है। वास्तव में हम कहाँ हैं और हमारी क्या गतिविधियां चल रही हैं। हमारे जो राजदूत हैं, जिन्हें आप एम्बेसडर कहते हैं, जिन्हें आप हाई कमिश्नर कहते हैं, यानी हमारे देश के दूत के रूप में, राजदूत के रूप में अलग अलग देशों में वो किस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। भारत के व्यापार को विस्तार देने की दृष्टि से, सामरिक जो ताकत है उसको फैलाने की दृष्टि से, रणनीतिक जो साझेदारी है उसे नया नया स्वरूप देने की दृष्टि से उनका प्रयास किस प्रकार चल रहा है, और हमारी सांस्कृतिक जो गतिविधियां होती हैं वो दूसरे देशों में किस प्रकार से हो रही हैं। शैक्षणिक गतिविधियां भी अब किस सीमा तक पहुंच चुकी हैं। इस खबर से आपको ठीक ठीक अंदाजा लग सकता है। तो आइए शुरू करते हैं विदेश में भारत की आज की कड़ी। सबसे पहले इंडोनेशिया का रुख करते हैं। भारत इंडोनेशिया संबंधों को नई ऊंचाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच व्यापक शिखर वार्ता। भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता स्थित ऐतिहासिक इस्ताना मर्देका में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ औपचारिक द्विपक्षीय वार्ता की। इस उच्च स्तरीय बैठक में दोनों नेताओं ने भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण आयामों की विस्तार से समीक्षा की। वार्ता के दौरान व्यापार और निवेश, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, समुद्री साझेदारी, ऊर्जा, स्वास्थ्य एवं औषधि, अंतरिक्ष, क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ, संस्कृति, पर्यटन तथा लोगों के बीच संपर्क को और मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने वैश्विक और बहुपक्षीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बैठक के दौरान समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष सहयोग, रक्षा, स्टील सप्लाई चेन, रेयर अर्थ, स्वास्थ्य, कृषि तथा विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी सहित कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय दस्तावेजों का आदान प्रदान भी हुआ। यानी दोनों देशों के बीच कई समझौते भी हुए। इन समझौतों से दोनों देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग को नई गति मिलने और ऐतिहासिक संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने की उम्मीद जताई जा रही है। हम आपको बताते चलें कि भारत और इंडोनेशिया केवल दो मित्र देश ही नहीं, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की दो महत्वपूर्ण समुद्री शक्तियां हैं। ऐसे में रक्षा, समुद्री सुरक्षा और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में बढ़ता सहयोग आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक और आर्थिक संरचना को प्रभावित कर सकता है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच का संबंध निश्चित रूप से चीन को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। चीन की विस्तारवादी सामरिक नीति, रणनीतिक और जो व्यापारिक कूटनीति उनकी होती है, सप्लाई चेन को डिस्टर्ब करने की जो उनकी रणनीति होती है, दूसरे देशों के विकास में बाधा, रोड़े अटकाने का जो उनका प्रयास होता है, उसको ध्यान में रखकर भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो समझौते हुए हैं और आगे बढ़ने पर जो सहमति बनी है, निश्चित रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और अब ईरान का रुख करते हैं। चाबहार जाहेदान रेल परियोजना को मिलेगी नई रफ्तार। भारत की पश्चिमी कनेक्टिविटी होगी मजबूत, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। भारत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 700 किलोमीटर लंबी चाबहार जाहेदान रेल परियोजना को पुनर्जीवित करने और तेजी से आगे बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। यह प्रस्तावित रेल परियोजना चाबहार बंदरगाह को ईरान की राष्ट्रीय रेल नेटवर्क तथा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC से जोड़ेगी। इसके पूरा होने के बाद भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशिया तक पहुंचने के लिए कम समय और कम लागत वाला व्यापारिक मार्ग उपलब्ध होगा। यह परियोजना भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है
क्योंकि इससे पाकिस्तान की रास्ते पर निर्भरता कम होगी तथा चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपेक, जिसे सीपेक कहते हैं, सीपीईसी का एक प्रभावी विकल्प विकसित होगा। इस परियोजना से मध्य एशिया के बाजारों तक पहुंच आसान होगी, ईरान के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ेगा और भारत की आपूर्ति और लॉजिस्टिक्स व्यवस्था अधिक विविध और मजबूत बनेगी। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर बताई जा रही है। इसमें अधिकांश निवेश ईरान करेगा, जबकि भारत लगभग 400 से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देने के साथ इंजीनियरिंग और तकनीकी विशेषज्ञता भी उपलब्ध करा सकता है। और अब नेपाल से एक खबर। भारत नेपाल संबंधों में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। सीमा से लेकर विकास परियोजनाओं तक व्यापक सहयोग पर बल दिया जाने लगा है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। भारत और नेपाल के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने की दिशा में दोनों देशों के अधिकारियों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताओं का दौर जारी है। हाल की बैठकों में सीमा प्रबंधन, सीमा पार संपर्क, व्यापार, ऊर्जा सहयोग, बुनियादी ढांचा विकास और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि द्विपक्षीय संवाद को नियमित बनाए रखते हुए लंबित विषयों का समाधान आपसी विश्वास और सहयोग की भावना से किया जाएगा। भारत ने नेपाल में सड़क, रेलवे, एकीकृत चेक पोस्ट, विद्युत ट्रांसमिशन लाइन और अन्य विकास परियोजनाओं में अपने सहयोग को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। बैठक में सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की सुविधा, व्यापारिक गतिविधियों को सरल बनाने तथा क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत करने पर भी विशेष बल दिया गया। नेपाल भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का प्रमुख स्तंभ है। सीमा प्रबंधन और विकास परियोजनाओं में बढ़ता सहयोग केवल द्विपक्षीय संबंधों को ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की क्षेत्रीय स्थिरता को भी मजबूत करता है। वैश्विक भारतीय समुदाय नो इंडिया प्रोग्राम के माध्यम से दुनिया भर के युवा भारतीयों को भारत से जोड़ने की पहल। भारत सरकार प्रवासी भारतीय युवाओं को अपनी जड़ों, संस्कृति और आधुनिक भारत की विकास यात्रा से जोड़ने के लिए नो इंडिया प्रोग्राम यानी भारत को जानो प्रोग्राम को लगातार विस्तार दे रही है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय मूल के युवा भारत के विभिन्न राज्यों का भ्रमण करते हैं और उन्हें भारतीय इतिहास, संस्कृति, लोकतांत्रिक संस्थाओं, स्टार्टअप इकोसिस्टम, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और आर्थिक विकास की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के युवाओं को भारत की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ उन्हें देश में उपलब्ध अवसरों से भी परिचित कराना है। सरकार का मानना है कि यह पहल भविष्य में भारत और वैश्विक भारतीय समुदाय के बीच मजबूत भावनात्मक और व्यावसायिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब कनाडा से एक खबर। कैलगरी स्टाम्पीड डायलॉग में भारत कनाडा संबंधों की को मिली नई दिशा। उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक ने रखा भारत का दृष्टिकोण। भारत के कनाडा स्थित उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक ने प्रतिष्ठित कैलगरी स्टाम्पीड के अवसर पर आयोजित स्टाम्पीड डायलॉग में भाग लिया। इस संवाद में नीति निर्माताओं, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। अपने संबोधन में भारत के उच्चायुक्त दिनेश के पटनायक ने भारत और कनाडा के बीच संबंधों में सकारात्मक गति का उल्लेख करते हुए कहा कि व्यापार, निवेश, शिक्षा, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच आपसी विश्वास और व्यावहारिक सहयोग को आगे बढ़ाने पर बल दिया। इस कार्यक्रम में कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर सहित कई प्रतिष्ठित वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे, जिससे भारत कनाडा संबंधों को और मजबूत बनाने की साझा प्रतिबद्धता स्पष्ट रूप से सामने आई। हाल के वर्षों में चुनौतियों के बावजूद भारत और कनाडा आर्थिक एवं शैक्षणिक सहयोग को आगे बढ़ाने के इच्छुक हैं। ऐसे संवाद भविष्य में संबंधों को नई सकारात्मक दिशा देने का माध्यम बन सकते हैं। अब चलते हैं चीन की ओर। भारत चीन संवाद को नई गति। राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने फू यिंग से की अहम मुलाकात। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरईस्वामी ने चीन की पूर्व उप विदेश मंत्री तथा सेंटर फॉर इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजी की संस्थापक अध्यक्ष फू यिंग से मुलाकात की। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने भारत चीन संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा, वैश्विक घटनाक्रम और बदलते भू राजनीतिक परिदृश्य पर विस्तार से विचारों का आदान प्रदान किया। चर्चा में शैक्षणिक संस्थानों, नीति अनुसंधान संस्थाओं और थिंक टैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया गया।
दोनों पक्षों ने माना कि संवाद और विचार विमर्श किसी भी द्विपक्षीय संबंध को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम आपको बताते चलें कि भारत और चीन के बीच सरकारी स्तर की वार्ताओं के साथ साथ थिंक टैंक और शैक्षणिक संस्थानों के बीच संवाद भी विश्वास निर्माण और दीर्घकालिक स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चीन से ही एक और खबर है। मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड को मिला बल। शंघाई हाइली ग्रुप ने भारत में निवेश बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने शंघाई हाइली ग्रुप कंपनी लिमिटेड के उपाध्यक्ष एवं महाप्रबंधक झू हाउली से मुलाकात की। बैठक में भारत के तेजी से बढ़ते बाजार में कंपनी की ऊर्जा दक्ष रेफ्रिजरेशन कंप्रेसर और न्यू एनर्जी व्हीकल यानी एनईवी थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। महावाणिज्य दूत ने बताया कि शंघाई हाइली ग्रुप, जो शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप की सहायक कंपनी है, भारत के गुजरात, दिल्ली और हरियाणा में अपने विनिर्माण संयंत्र संचालित कर रही है। इन संयंत्रों में लगभग 1100 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और कंपनी भारत में कौशल विकास तथा तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आगे बढ़ रही है। कंपनी भारत में संचालित प्रमुख व्हाइट गुड्स और ऑटोमोबाइल ब्रांडों के लिए महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता के रूप में अपनी भूमिका का लगातार विस्तार कर रही है। अब चलते हैं ऑस्ट्रिया की ओर। वियना में सिस्टर शिवानी का आध्यात्मिक संवाद, भारत की सभ्यतागत विरासत का वैश्विक प्रभाव। ये वास्तव में दो देशों के बीच में सांस्कृतिक आदान प्रदान है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में ब्रह्म कुमारी की प्रसिद्ध आध्यात्मिक वक्ता सिस्टर शिवानी के यूरोपीय दौरे के तहत एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रिया में भारत की राजदूत शंभू कुमारन और उनकी पत्नी अमृता सिंह कुमारन ने भी भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजदूत शंभू कुमारन ने भारत की हजारों वर्ष पुरानी सभ्यतागत और आध्यात्मिक परंपराओं का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत की आध्यात्मिक विरासत और जीवन दर्शन ऑस्ट्रिया सहित पूरी दुनिया में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं और यह दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण पहलू बन चुका है। राजदूत ने वियना और ग्राज में ब्रह्म कुमारी के केंद्रों द्वारा भावनात्मक स्वास्थ्य, आत्म जागरूकता और सकारात्मक जीवन शैली को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। इस कार्यक्रम में ऑस्ट्रिया के नागरिकों और भारतीय समुदाय के लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य विषय था आंतरिक अनुशासन, मानसिक शांति, आत्म जागरूकता और बेहतर समाज का निर्माण। अब एक और बात, जो भारतीय समुदाय दुनिया के अलग अलग देशों में रिसर्च के क्षेत्र में, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी धाक जमाए हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं, उनको भारत सरकार भारत की ओर आकर्षित करना चाहती है और इसलिए ही पीएम रिसर्च चेयर स्कीम के नाम से एक स्कीम शुरू की गई है। भारतीय मूल के वैज्ञानिकों को भारत लौटकर अनुसंधान नेतृत्व का आमंत्रण दिया जा रहा है। भारत सरकार ने दुनिया भर में कार्य कर रहे भारतीय मूल के शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों को देश लौटकर अत्याधुनिक अनुसंधान का नेतृत्व करने का अवसर देने की पहल की है। प्रधानमंत्री रिसर्च चेयर यानी पीएमआरसी योजना के माध्यम से भारतीय मूल के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को भारत के प्रमुख शोध संस्थानों और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चयनित वैज्ञानिकों को पूर्ण वित्तीय सहायता यानी प्रोजेक्ट में जितना भी खर्च होगा दिया जाएगा, अत्याधुनिक शोध सुविधाएं उनको मिलेंगी, अनुसंधान की स्वतंत्रता होगी यानी रिसर्च का क्षेत्र वो अपने मनमाफिक चुन पाएंगे और वैश्विक स्तर की शोध परियोजनाओं पर काम करने का भी उन्हें अवसर मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य विज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार के क्षेत्र में भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मजबूत करना है। सरकार का लक्ष्य है कि विदेशों में काम कर रहे भारतीय मूल के वैज्ञानिकों की अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग भारत के विकास में किया जाए। बावेरिया की छात्रा भारत में करेगी अध्ययन, भारत जर्मनी शिक्षा सहयोग को मिली नई मजबूती। भारत और जर्मनी के बीच शिक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को आगे बढ़ाते हुए म्यूनिख स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास ने एक और बवेरियन छात्रा के भारत में अध्ययन के लिए चयन का स्वागत किया। इस अवसर पर काउंसिल आमिर बशीर ने एम्बेसडर ऑफ बावेरिया पुरस्कार समारोह में भारतीय दूतावास का प्रतिनिधित्व किया। यह कार्यक्रम बवेरियन शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत हर वर्ष 15 छात्रवृत्तियां अंतर्राष्ट्रीय स्कूल एक्सचेंज कार्यक्रमों के लिए प्रदान की जाती है। काउंसिल आमिर बशीर ने चयनित छात्रा को बधाई दी और भारत में उसके आगामी अध्ययन एवं सांस्कृतिक अनुभव के लिए शुभकामनाएं दी। इस तरह के कार्यक्रम भारत और जर्मनी के युवाओं के बीच आपसी समझ,
सांस्कृतिक आदान प्रदान और दीर्घकालिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब कनाडा से एक महत्वपूर्ण गतिविधि, क्रिटिकल मिलनेस पर भारत कनाडा सहयोग को नई दिशा, महावाणिज्य दूत महावीर सिंघवी ने रखा भारत का दृष्टिकोण। भारत के काउंसिल जनरल महावीर सिंघवी ने फिक्की द्वारा आयोजित इंडिया कनाडा राउंड टेबल ऑन क्रिटिकल मिनरल्स को संबोधित किया। इस वर्चुअल बैठक में दोनों देशों के सरकारी प्रतिनिधियों और उद्योग जगत के प्रमुख लोगों ने हिस्सा लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य भारत और कनाडा के B2B सहयोग को मजबूत करना और कनाडा के विभिन्न प्रांतों में क्रिटिकल मिनरल्स क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों की पहचान करना था। अपने संबोधन में काउंसिल जनरल महावीर सिंघवी ने कहा कि भारतीय कंपनियों और कनाडाई भागीदारों के बीच बेहतर समन्वय के लिए भारतीय वाणिज्य दूतावास लगातार प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि सहयोग के प्रमुख क्षेत्र होंगे खनिजों की खोज, माइनिंग, प्रोसेसिंग, तकनीकी साझेदारी और निवेश। बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि भारत और कनाडा मिलकर सुरक्षित, मजबूत और विविधीकृत क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन तैयार कर सकते हैं। AI और डिजिटल तकनीक में MSME को सशक्त बनाने पर पीयूष गोयल और गूगल नेतृत्व की चर्चा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गूगल के प्रतिनिधिमंडल के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विद्या श्रीनिवासन, वाइस प्रेसिडेंट एड्स एंड कॉमर्स गूगल, और प्रीति लोबाना, वाइस प्रेसिडेंट एंड कंट्री मैनेजर गूगल इंडिया ने किया। बैठक में चर्चा का मुख्य विषय था AI और डिजिटल तकनीकों के माध्यम से MSMEs, स्टार्टअप्स, निर्यातकों और स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाना। बैठक में AI अपनाने को तेज करने, डिजिटल कौशल विकास बढ़ाने, बाजार तक पहुंच सुधारने और नवाचार आधारित तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के अवसरों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार तकनीक आधारित विकास और उद्योगों की डिजिटल परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। तो ये था आज का विशेष अंतर्राष्ट्रीय बुलेटिन, विदेश में भारत। आज हमने देखा कि कैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भारत अपनी कूटनीतिक शक्ति, आर्थिक साझेदारी, तकनीकी क्षमता और सांस्कृतिक विरासत के माध्यम से अपनी नई वैश्विक पहचान बना रहा है। देखते रहिए द पब्लिक वर्ल्ड। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।